वेलकम टू मेंटोरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यूपीएससी पीवाईक्यू 2024 का पेपर है। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट हम ये रखेंगे। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 670 पे है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। एनईसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा टॉपिक इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एनईसी पूर्वोत्तर परिषद स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के बारे में बताया तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा इसकी स्थापना करी। 2002 में संशोधित हुआ। ये पूर्व परिषद अधिनियम 1971 को संशोधन हुआ, वो 2002 में संशोधित किया गया। ये संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि सिक्किम को इसमें ऐड करना था। पूर्वोत्तर परिषद के अंदर 2002 में सिक्किम को जोड़ने के लिए 2002 में इसका संशोधन किया गया। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब इसका संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसको कानून बना के, एक अधिनियम लाके 1971 में अधिनियम लाके बनाया गया, इसलिए इसका ये कैसी प्रकृति है? इसकी वैधानिक प्रकृति है। एनईसी का मुख्यालय शिलांग के अंदर है, जो कि मेघालय की कैपिटल है। इसका कार्य क्या है? एनईसी के कार्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और संतुलित विकास हेतु सलाहकार निकाय के रूप में ये काम करता है। कैसा काम? कि सामाजिक, आर्थिक और संतुलित विकास हेतु एक सलाह देने के काम करता है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन में ये कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय में कार्य करता है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन में ये कार्य करता है। इसके सदस्य कौन कौन होंगे एनईसी के? तो सदस्य एक नंबर पे कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल सभी जितने भी ये राज्य हैं, 8 राज्यों के राज्यपाल होंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ये सिक्किम हमने 2002 में जोड़ा इसमें, इसीलिए संशोधन किया गया। 8 राज्यों के कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। और इन्हीं 8 राज्यों के कौन होंगे? मुख्यमंत्री भी होंगे। और दूसरा होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यों को नामित करेंगे, वो भी इनके 3 सदस्य होंगे। और भारत के गृह मंत्री, जो कि सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन पदेन अध्यक्ष होते हैं, परंतु गृह मंत्री एनईसी के सदस्य नहीं माने जाते हैं। और कौन होता है इसमें? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं भारत के। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? विकास मंत्री। अभी हम यही बात कर रहे थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन में ये कार्य करता है, और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। कौन सी बॉडी है? वैधानिक बॉडी। तो हम ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन था एक। इसको हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई। वर्ष 2002 में अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? तो ये देखो कि संगठन राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य राज्यपाल, मतलब जो इसमें राज्य हैं, 8 राज्य हैं, तो उनके कौन कौन होंगे? राज्यपाल होंगे, बिल्कुल। और संगठक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, ये भी हमने पढ़ा। और भारत के गृह मंत्री, ये गृह मंत्री सदस्य नहीं होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3। ये अपने को आंसर यही मिल गया। इसमें भी नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें भी 4 की वजह से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? ए। आगे देखते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन, यानी परिसीमन आयोग पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा इसमें ये 71वां क्वेश्चन है। और 72 पे यूपीएससी ने पूछा था 2024 में कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या क्या भाषा जोड़ी गई है। तो हम इन दोनों को एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग पर। परिसीमन आयोग देखते हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या था, स्थापना व उद्देश्य क्या रहा था। परिसीमन आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ये चुनाव आयोग के सदस्य
मतलब चुनाव आयोग के सहयोग के रूप में कार्य करेगा। ये क्या करेगा? चुनाव आयोग के सहयोग करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण जनगणना के आधार पर करना है। मतलब लोकसभा की और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण करना है, डिलिमिटेशंस बोलते हैं। वो कैसे करेंगे? जनगणना के आधार पर। आयोग की संरचना क्या है? इसमें स्ट्रक्चर कैसी है? कौन कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष होगा, वो होंगे सेवानिवृत्त या कार्यरत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। या तो सेवानिवृत्त हो सकते हैं या कार्यरत। कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये तो अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो क्या होंगे? अध्यक्ष। किसके? परिसीमन आयोग के। और सदस्य कौन होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। और सदस्य और कौन होंगे? 3 नंबर पे संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त। जैसे कि मान लो राजस्थान राज्य में परिसीमन आयोग का गठन किया, तो उसमें राजस्थान के चुनाव आयुक्त होंगे ना, वो भी सदस्य होंगे। और भारत के चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये 3 सदस्य होंगे। और इनके कार्य क्या होगा? कार्य होगा कि आयोग के आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आयोग ने अगर कोई भी आदेश दे दिया तो उसमें उस आदेश को कोई भी किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा और विधानसभाओं में रखे जाते हैं, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आदेश लोकसभा में रखा जाएगा और विधानसभा में भी। राजस्थान की बाबत है तो राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा, फिर इसे लोकसभा में भी रखा जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत में ये परिसीमन का किया जाता है। अनुच्छेद कहाँ का दे रखा है? 82 और 170 के अंदर इसका परिसीमन किया जाता है। आरक्षण के संबंध में क्या क्या प्रावधान दे रखा है? तो कि अनुच्छेद 330 और 332 में SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का प्रावधान इसमें दे रखा है। आरक्षित सीटों का प्रावधान कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 330 और 332 के तहत दे रखा है। फिर इसमें आगे दिया कि भारत में परिसीमन आयोग की स्थापना कब कब हुई है? भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो रखा है। कब हुआ था? सबसे पहले 1952 में हुआ था, जो कि सबसे पहले चुनाव हुए थे उस टाइम। फिर दूसरी बार हुए 73 के अंदर, 73 के अंदर, और 2002 में हो रखे। आगे अगला परिसीमन आयोग कब बनने वाला है? 2026 के बाद में गठित होने वाला है। 2026 में पुनः परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। 2023 में असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन कार्य प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में, 2023 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 71वां संविधान संशोधन के रिलेट में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ऊपर, हम उसको करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था? 71वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करना। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं दे रखी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। तो इसलिए 8वीं अनुसूची में नई भाषा जोड़नी थी। 14 भाषा तो मूल संविधान में थी, लेकिन नई भाषा जोड़नी थी और भाषा जोड़नी थी। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। इसलिए इसमें क्या किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया कि संविधान में प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में अब तक कितनी हुई है? 22 भाषाएं जोड़ी गई है। मूल संविधान में 14 ही थी, आज 22 भाषाएं हो गई है। ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं हैं। तो 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? 71वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1992 में हुआ था। इनमें 3 भाषाएं जोड़ी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी जोड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हम इसको ऐसे याद रखते हैं नमक की तरह। न यानी नेपाल, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी है नमक। और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई है? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भी भाषा जोड़ी है। 21 में एक ही जोड़ी थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक भाषा के लिए हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी? बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। हम इसको कैसे याद रखेंगे कि 92 ईयर की बूढ़ी डोगरी, मैथिली और संताली, दो डोगरियां हैं जो कि क्या नाम है? मैथिली और संताली। कितने ईयर की है? 92 की। बूढ़ी यानी बोडो, डोगरी यानी डोगरी, संताली और मैथिली, ये दोनों तो नाम याद रह जाएंगे। ये कब हुआ था? 92 में। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। और क्या तथ्य हो सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी शास्त्रीय भाषा भी जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख किया है, जो कि 2004 से लेकर 14 तक 6 भाषाएं थी। 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं घोषित हुई थी 2014 तक। 2004 से शुरुआत हुई, 2014 तक कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं बनाई गई? 2014 तक 6 भाषाएं। सबसे पहले भाषा 2004 के अंदर शामिल हुई तमिल। तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, वो 2004 में मिलता है। दूसरी बार 2005 में संस्कृत को दर्जा दिया जाता है शास्त्रीय भाषा का। और तीसरी है 2008 में दो भाषाओं को, कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु 2008 के अंदर शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया जाता है। 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया या आज ओडिया भाषा के नाम से जानते हैं, वो है 2014 के अंदर। ये 6 भाषा तो 2014 तक थी, लेकिन हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाएं और शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला। ये 5 भाषाएं और अभी जोड़ी हाल ही में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2024 को। ये यूपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन आ गया 2025 के अंदर। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला। असमिया, प्राकृत, पाली, मराठी, ये 5 भाषाएं जोड़ी। अक्टूबर 2025 तक कुल 11 भाषा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। ये था 2 क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं एक बार। अभी दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग? तो हमने यही तो पढ़ा, 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। संविधान में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल 8वीं अनुसूची में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें हमने अभी नमक याद किया था, नमक, ये तीनों भाषाओं को ऐड किया गया। अब 3, ये मैथिली को तो नहीं जोड़ा गया, तो 3 कौन सा होता है? 1, 2, 3, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यूपीएससी ने और क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगर पालिकाओं के संबंध में, तो ये नगर पालिकाओं के संबंध में क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करते हैं। भाग 9 के अंदर क्या दे रखी है? पंचायत दे रखी है। ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था। ये परिवर्तन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और अनुच्छेद कहां से कहां तक दे रखा है इसमें? 243 से 243O तक दे रखा है। 240O तक दे रखा है इसमें संविधान में अनुच्छेद। संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी? ये नई अनुसूची जोड़ी उसी टाइम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ के क्या लाई? पंचायती स्थानीय स्वशासन लाने के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर। इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं? ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है। 29 सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए गए थे। किसमें? पंचायत में या भाग 9 के अंदर। कितने सब्जेक्ट है? 29। अनुसूची 11th। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 243 तो याद ही रखना है, इसमें O तक दे रखा है। कहां तक? O तक। आगे क्या इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कहाँ मिला? इस संविधान संशोधन करके इसको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये 3 स्तर पे है पंचायतें। कितने स्तर पे है? 3 स्तरों पे। पहले स्तर पे ग्राम है, मध्य स्तर पे मध्य और जिला स्तर, 3 स्तरों पे पंचायतें।
आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो SC ST और महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटें मिलनी चाहिए। SC ST एंड महिलाओं को कितनी? 1/3 सीटें आरक्षित है। राज्य वित्त आयोग इस संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में पंचायतें बनी स्थानीय स्वशासन के लिए। तो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन हुआ। तो ये कहाँ पर? अनुच्छेद 243I के अंदर इसका उल्लेख है। और राज्य निर्वाचन आयोग का कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 243 के में। आई और के को याद रखना। आई यानी इनकम याद रखना, ये के 243 के जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें ये गठन हुआ। और दूसरा क्या जोड़ा हुआ है? ये नगर पालिका है। ये वो 73वां संविधान संशोधन था और ये है 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर। ये भी 1992 में हुआ। ये दोनों लगातार एक ही साथ में हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वो हुआ था 24 अप्रैल को लागू, लेकिन ये होता है 1 जून 1993। इसमें अनुच्छेद कहाँ तक दे रखा है? 243 से लेके 243 ZG तक। ये 200 O तक तो ये दे रखे हैं। O के बाद P से यहाँ से स्टार्ट होता है और ZG तक चलता है ये अनुच्छेद। अनुसूची कौन सी है? 12वीं। 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं दे रखी है। उसमें 29 सब्जेक्ट थे, इसमें 18 सब्जेक्ट है। इनके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना, उसका मुख्य बिंदु था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना, इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देनी। शहरी क्षेत्रों में 3 प्रकार की संस्थाएं, उसमें भी 3 प्रकार की, इसमें भी 3 प्रकार की। इसमें क्या? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 3 स्तर पे पंचायत नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। आरक्षण का प्रावधान भी इसमें उसी की तरह सेम पंचायतों के समान में इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। SC ST एंड महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितना? 1/3 सीटें। 1/3 सीटें आरक्षित है किनके लिए? इन 3 वर्गों के लिए। राज्य वित्त आयोग इसमें कहाँ दे रखा है? Y में। उसमें कहाँ दे रखा था? I में। 243 तो सेम है। 243I वो है पंचायतों के लिए और 243Y है नगर पालिकाओं। राज्य निर्वाचन आयोग इसमें कहाँ दे रखा है? 243 ZA लास्ट अनुच्छेद है ना, अंतिम। आपातकाल का प्रावधान कहाँ दे रखा है? भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान भाग 18 के अंदर अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रखी है और 356 में राष्ट्रपति शासन की और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कर रखी है। तो ये आपातकाल की प्रावधान कहाँ दे रखी है? भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख किया गया। संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ कर रखा है? संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख कर रखा है। एक लिखा है कि गांव की गूंज भाग 9 11 अनुसूची और 29 सब्जेक्ट्स। शहर की शक्ति 9th A 12वीं अनुसूची 18 सब्जेक्ट्स। ये थे 2 क्वेश्चन और हम इसको एक बार देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9A में दी गई। नगर पालिकाओं की पूछा है, बिल्कुल 9A में दे रखा है आंसर। आपातकाल उपबंध कहाँ दे रखे हैं? भाग 18 में दे रखे हैं। बिल्कुल हमने अभी देखा कि 18 में ही दे रखे हैं। अनुच्छेद हमने देखा था 352 से लेके 360 तक। और तीसरा स्टेटमेंट ये संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध कहाँ पर दे रखे? तो भाग 20 में दे रखे हैं, अनुच्छेद 368 में। तो ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा सही होगा? 1 2 3 तीनों सही है। ये था। आज हमने यहाँ तक ही पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम पार्ट 3 में शायद कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 2 पार्ट और बन जाएंगे। हम हौले हौले
इसको पूरा करते हैं। और इसमें कोई भी आप संशोधन करना चाहें, इसमें कोई ऐड बात करना चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसमें क्या नवाचार किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट में सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।